ओके, आई होप तुम सब सही हो गए, घर पे हो गए, बाहर तो निकल नहीं सकते घूमने फिरने, नालायकी करने, है कि नहीं? सब सही हो, घर पे बैठे हो, कोरोना है बाहर, घर पे ही हो। आप लोगों के लिए कुछ थोड़े से वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं आज से और पढ़ते हैं, मजे करते हैं। थोड़े से लेक्चर में मजा आएगा, इतने दिनों से तुम लोगों को देखा नहीं, थोड़ा अजीब है बट बनाते हैं। ओके चलो, चलिए आज मैंने थोड़ा सा प्लान ये किया था कि तुम लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर सकें। ओके, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कि जब हम लोग ने क्लास स्टार्ट करी थी तो उसमें कुछ लोग किसी लेक्चर में या कुछ लोग किसी लेक्चर में एब्सेंट थे, तो उनका भी थोड़ा छोटा हुआ होगा। तो अभी ये कह सकते हैं कि हम लोग एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो एक रिवीजन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा रिवीजन एंड क्वेश्चंस के साथ करेंगे। और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि आपको जो क्वेश्चंस मैं दूं उसको 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में उसको सॉल्व भी करते रहना है। साथ में करेंगे, मिलके करेंगे और बढ़िया सा आएगा रिजल्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद करो, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें बहुत छोटी छोटी बातें करी थी, चार्जेस के बारे में और सब चीजों के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टडी है बेसिकली वो एक चार्ज की स्टडी पूरी, इवन दैट पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे चार्ज मतलब टिल कैपेसिटर के बाद भी अगर करंट में चले जाओ तो उसमें फ्लो ऑफ चार्ज की बातें करेंगे। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म में चले जाओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा, ये सब बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। तो मतलब ये पूरा का पूरा एक यूनिट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, फिर हमने पोटेंशियल पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ी, फिर इसके बाद हमने डाइपोल वगैरह, एंड देन आफ्टर फिर हम कैपेसिटर पे आएंगे। फिर कैपेसिटर के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो करंट में चले जाएंगे, करंट के बाद फिर हम और आगे जाएंगे तो मैग्नेटिज्म में एंटर कर जाएंगे। तो मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारे पार्ट, इसमें चार्ज के मोशंस वगैरह की बातें होती हैं, बट अभी वो तो खैर बहुत दूर की बात है। बट अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइक जो हम स्टडी करेंगे वो चार्ज की करेंगे और चार्ज की प्रॉपर्टीज की करेंगे, मेन हमारा वही है। ओके, तो अब चार्ज याद करो, जब हम लोगों ने बताया था कि चार्ज विदाउट मैटर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो मैटर के साथ एग्जिस्ट करेगा। मैटर मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ये मार्कर ले लो या कोई कॉपर का वायर ले लो या फैन ले लो या टेबल ले लो, जो भी चीज हमारे आसपास है वो सब के साथ कुछ ना कुछ चार्ज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चार्ज इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो एक उसका स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग पूरा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें तमाम चीजें आती हैं। न्यूक्लियस में जो होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस तरह का सब होता है। बट अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है, चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होना, पहले तो ये समझ सकते हैं कि चार्ज दो टाइप का होता है। ठीक है ना, तो दो टाइप के चार्जेस कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये हमने पढ़ा है, आपको याद करोगे, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर दो नेगेटिव चार्जेस है तब भी वो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज ये सब ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे देखेंगे। बट अगर बात की जाए कि चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे छोटा चार्ज क्या एग्जिस्ट कर सकता है, तो सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि उसको E से डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, यानी हमारे लिए सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या पॉसिबल हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग लाइक बातें करते हैं इसके अलावा क्वार्क की। क्वार्क, हाँ मुझे पता है कि उसका एग्जिस्टेंस है, बट वो हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है। बट हाँ, थोड़ा सा देख लो, क्वार्क जो होता है वो इस तरह से भी चार्जेस का एग्जिस्टेंस हो सकता है कि प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं इसके साथ प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन। ये क्वार्क होता है, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई इस फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस इसका डिफाइंड हो चुका है, इस तरह से भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें मेन पढ़ना है कि जो हमारे चार्ज हैं वो इस तरह के जो चार्जेस हैं उनमें हम बातें करते हैं। ओके, इनको क्वार्क बोला जाता है। तो इस पे आते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का। तो पहली प्रॉपर्टीज तो हम यही कह सकते हैं कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फॉर्मेट में और एक प्रोटॉन पॉजिटिव फॉर्मेट में। ओके, ये हमें समझ आता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और करते हैं। एक चीज बताओ,
जैसे मान लो अगर हम बात करें कि कोई बॉडी है, ठीक, सपोज ऐसे समझो कि अगर हम ऐसे बोलें कि कोई बॉडी है यहाँ पे ए, ओके, एक दूसरी बॉडी है यहाँ पे बी। थोड़ा समझना ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को काफी मतलब कंफ्यूजन रहता है, वो चार्ज का मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज किस तरह से समझते हैं वो ध्यान देना। अभी इस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और इस बॉडी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज ना होने का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है, याद रखना ये चीज। हाँ, ये न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो आपस में दोनों न्यूट्रल वो कर देते हैं एक दूसरे को, तो इसकी न्यूट्रल बॉडी हो गई। ओके, सिमिलरली ये इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है। अब अगर ऐसा हो कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर आ जाए, तो सोचो इस पे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन थे, अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गए तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन की इस पे कमी हो जाएगी, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? अच्छा सोचो जरा, अगर मैं कहूं कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ये कई तरह के प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको हम इंड्यूस करके भी करते हैं, या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से करते हैं, या हीट करके करते हैं, या आयनाइजेशन से करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज ले जाने के। ओके, तो ऐसे समझो कि अगर एक बॉडी से हम ये बात करें कि एक ये बॉडी ए है, इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और इसके ऊपर आ गया, तो सोचो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल गया तो इसके ऊपर हम बोलेंगे, इसके ऊपर जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है इसके ऊपर हम कहेंगे कि -e का चार्ज आ गया। अब ये स्मॉल -e का मतलब कितना हो गया, -1.6 × 10⁻19 कूलम। अच्छा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर एक चार्ज आ गया +e। अच्छा, मान लो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे 2e आ जाएगा और इस पे -2e आ जाएगा। अगर 3 निकल गए तो इस पे -3e आ जाएगा और इस पे इस पे +3 आ जाएगा और इस पे -3 आ जाएगा। अच्छा, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि इससे n इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर इस बॉडी से ए बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर +ne चार्ज आ जाएगा, और बी बॉडी पे पहुंच रहे हैं तो इसके ऊपर क्या -ne चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उस चार्ज को हम लिख सकते हैं Q = ±ne। ये एक चार्ज के लिखने का तरीका होगा। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर Q चार्ज है तो वो Q चार्ज किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, ±n। अच्छा, प्लस का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो हमेशा जो एग्जिस्ट करेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा। n क्या है, इंटीजर। उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 4, 10, 15, 20, कितने भी इसमें कंसीडर कर सकते हो, बट जो कुछ भी रहेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा। यानी n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। n हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 10,000 कुछ भी, एनीथिंग पॉसिबल हो सकता है। ओके, यानी कि हमेशा वो इंटीजर फॉर्म में। तो इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा रहता है, क्वांटाइज रहता है, मतलब वो जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये चीज समझ में आई? अच्छा, इसमें मान लो छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक बॉडी है, सपोज मान लो ये कोई ए बॉडी है और इसके ऊपर चार्ज है Q = +3.2 कूलम। इतना चार्ज मान लो इसके ऊपर है, और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो न्यूट्रलाइज होने वाले नहीं निकालें, कितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन इस बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज मान लो ये कैलकुलेट करना है, तो अब तुम्हें ये बात पता चल गई कि इसके ऊपर कितना चार्ज Q और वो इतने कूलम है। इसका मतलब ये जो होगा प्रोटॉन के फॉर्मेट में, तो हम कहेंगे कि Q = ±ne। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, Q की वैल्यू कितनी है, 3.2 = n × 1.6 × 10⁻⁻19। ये हमारे ऊपर आ गया, तो n क्या हो गया, n = 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ये बहुत आसान एग्जांपल है, बस एक बेसिक ले लिया। इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻19। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन इस ए बॉडी में होंगे। आई थिंक ये बहुत बेसिक है यार, सब कुछ समझ में आता है, बट एक थोड़ा सा हमारा काम है कि तुम्हें थोड़ा बेसिक चीजें समझाते रहें ताकि तुम्हें थोड़ा रिवीजन हो जाए। ओके, तो ये बात समझ आ गई। तो ये है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
कैसे चार्ज क्वांटाइजेशन में रहता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं, वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होंगे। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और समझते हैं। समझते रहना यार, है ना, नालायकी नहीं करना, नहीं तो बहुत पिटोगे इसे। ओके, चलो देखो, अब अगर हम बात करें, एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी अच्छी चीज है, थोड़ा देख लो कि मान लो अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि उसको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, मतलब और आसपास कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं डालेगा। सपोज अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, और उसमें 3 बॉडीज रखी हैं। सपोज एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है। इस तरह की 3 बॉडीज रखी हैं और मैंने तुमसे बोला कि मान लो इसके ऊपर +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसके ऊपर +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसके ऊपर सपोज मान लिया कि -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, ऐसा रहता है। अब हमने ऐसा किया कि सपोज इवन दैट ऐसे मान लो, चलो इलेक्ट्रॉन मत मान लो कि इसके ऊपर +3 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर मान लो -3 कूलम चार्ज है, ऐसा मान लिया। ओके, अब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, कुछ ऐसे आ गए, ये सब मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, इधर उधर जाएगा। अब जो इसमें हुआ क्या, चेंजेस कैसे हो गए, अब मैंने माना कि इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज बचा, इसके चार्ज इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, ये सब मूवमेंट हो सकता है, बट आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, अंदर ही, बाहर नहीं। तो हमने माना कि इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज है, सपोज मान लो वो +1 कूलम का चार्ज बचा, इसके ऊपर -2 कूलम का चार्ज आ गया और इसके ऊपर जो सी वाली बॉडी है, इसके ऊपर अब हमें जो चार्ज आ रहा है वो कितना चार्ज आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। समझ आएगा नहीं है? पहले कितना चार्ज था, 3 कूलम, इसके ऊपर कितना था, 2 कूलम, इसके ऊपर कितना था, -3 कूलम। ओके, अंडरस्टैंड करोगे? अब कुछ हुआ इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, +1 कूलम, इसके ऊपर -2 कूलम। अब हमें ये पता करना है कि सी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ओके, तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्ज कहीं बाहर तो जा नहीं सकता, इसका मतलब इन्हीं में रहा होगा। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं कि ये सब होने से पहले कितना चार्ज था पूरे सिस्टम के अंदर, +3 +2 और -3 -3 ये कितना, ये और ये माइनस। अंडरस्टैंड हो? बाद में कितना चार्ज आया इसके ऊपर, 1 -2 और प्लस मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q, सी के ऊपर कितना चार्ज मान लिया, Q। ओके, अंडरस्टैंड हो? ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब याद रखो ये कितना हुआ, ये -1 बचा, तो यहाँ 2, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, -1 + Q, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको इधर ले 3 कूलम। आई थिंक ये सब सही है और तुम्हें अच्छे से समझ में आया, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, एकदम बेसिक सी बात है, अच्छे से समझ में आने वाली। ओके, तो ये एक पार्ट है, ये हमने जो यूज किया है बेसिकली ये है आइसोलेटेड सिस्टम। ये पूरा जो सर्कल के अंदर चीजें 3 बॉडीज हैं, ये आइसोलेटेड है, ये किसी दूसरे से, यानी बाहर चार्ज जा नहीं रहा है और अंदर चार्ज आ नहीं रहा है, इन्हीं के अंदर चेंजेस होता है। तो जो शुरुआत में चार्ज था यानी जो इनिशियल चार्ज था और बॉडीज के ऊपर जो फाइनल चार्जेस आए उन दोनों के सम इक्वल कर देते हैं, तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक बात थी जो आपको मैंने बताया। ओके, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम पे एग्जांपल था। अब एक क्वेश्चन देखो नीट में पूछा गया है, देखो तुम अभी करो, मैं देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, समझो उसको कैसे करेंगे। उसमें ये पूछा गया था कि अगर क्वेश्चन ये था कि 2 चार्ज सम डिस्टेंस पे रखें। अच्छा, ये तो बताइए ना कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर 2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो K Q1 Q2/r² होता है, ये हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सबको आइडिया ही है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इसी पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा स्मॉलेस्ट यूनिट की बात है, तो वहां पे इसका यूज हुआ। देखो अगर मैं बोलूं कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कोई चार्जेस है, सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर की थी, ठीक है, और बोला था 2 चार्जेस हैं और वो जो है लाइक सम डिस्टेंस पे रखें, डिस्टेंस 1 मीटर मान लो आपको दे दी गई है, ठीक है, अगर नाम भी दी जाए तो भी आप ये स्मॉलेस्ट जो टर्म्स पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो। तो मैंने माना Q1 एंड Q2 2 चार्जेस हैं और 1 मीटर के उनके बीच की डिस्टेंस है, तो फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स
बिटवीन देम, इन दोनों के ऊपर जो मिनिमम फोर्स लगेगा वो क्या होगा, हमें मिनिमम फोर्स निकालना है। तो अब मिनिमम फोर्स का हमने जो पढ़ा है वो हमने केवल यही पढ़ा है कि भाई अगर हम यहां बात करें तो अगर ये पॉजिटिव है और ये सपोज पॉजिटिव है तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा F, और इधर की तरफ भी कितना फोर्स लगेगा F। और याद करो इस F की वैल्यू होती क्या थी, K Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर। 1 मीटर की हमने डिस्टेंस ले, ये बात सबको समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 1 मीटर की डिस्टेंस गिवन है आपको। ओके, तो K Q1 Q2 बाई 1 मीटर के स्क्वायर। अब बात यह आ रही है कि ये चार्जेस उस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, लेकिन उसने कहा था कि हमें जो फोर्स निकालना है वो क्या है, मिनिमम। अब मिनिमम फोर्स अगर निकालना है तो यहां पे वो क्वेश्चन बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट से पूछना चाह रहा था, इस वजह से उसने ये दिमाग लगाया। यानी हमें चार्जेस गिवन नहीं और नहीं गिवन हो और उनके बीच में मिनिमम फोर्स पूछा जाए तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि Q1 इज इक्वल टू Q2 विच इज इक्वल टू E मान लेना। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अब अगर ढंग से देखो तो बताओ मुझे कि इन दोनों के बीच में जो मिनिमम फोर्स है K इंटू इसके ऊपर E इंटू E और डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, दैट मीन मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू KE स्क्वायर। ये आंसर था। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? यानी हम बात कर रहे हैं मिनिमम फोर्सेस की, तो हम इस तरह से इनके कैलकुलेशंस करते हैं और थोड़ा समझने वाली बातें। अब वहां पे बच्चों को कई बार क्वेश्चन में ये लगता है कि यार हमें Q1 और Q2 तो दिया नहीं है, तो बच्चे इसमें अपने मन से कुछ प्रिडिक्ट करते रहते हैं, कुछ वो क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, बोले भाई चलो गलत पूछ लिया गया। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले लैंग्वेज समझनी होती है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। उसने मिनिमम फोर्स पूछी थी, तो यहाँ पे बेसिकली वो स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज करके उस क्वेश्चन को पूछ रहे थे। ओके, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बेसिकली हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी चार्ज के बारे में, उसके बारे में बताया। क्वांटाइजेशन का भी हमने आपको बता दिया, और ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम कैसे होता है वो, ये कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा बहुत यूज किया है। मेन क्या है कि इतना चार्ज के बारे में भी तुम्हें यहाँ पे नॉलेज मैंने दे दी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है। याद करो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगता है उसको कूलम्ब्स ने डिफाइन किया था। एक चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे। तो अगर हम ऐसे बोले तो हम इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में समझ लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे एक Q2 चार्ज है और यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस d है। सपोज मान लो ये दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया ना? ध्यान रखना इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज किया गया है, इस वजह से मिनिमम फोर्स। ओके, मतलब मिनिमम फोर्स की बात की गई थी तो हमें वो स्मॉलेस्ट यूनिट लेनी पड़ी, चार्ज गिवन नहीं था क्वेश्चन में। ओके, समझ गए होंगे सब लोग? अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो हम बात करते हैं Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, बीच की डिस्टेंस कितनी थी। तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसको हम लोग फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बोलते हैं, और इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा जिसको हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है? ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू F बोल सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये एक बेसिक फॉर्मूला कूलम्ब्स ने दिया था। K की वैल्यू सबको पता है, उसमें कुछ इतने बड़ी होने वाली बात नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9। ये याद रखने वाली बात है। ओके, तो ये एक फोर्स दिया। अच्छा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो हम ये कहेंगे कि फोर्स, अगर मान लो तुम ये कहो कि यहां पे एक चार्ज है, सपोज दिस चार्ज इज Q1 एंड यहां पे दूसरा चार्ज है, दिस इज Q2। ये सबको समझ में आ रहा है? ये Q1 एंड Q2 ये दो तरह के चार्जेस हैं। ओके, अब अगर मैं कहूं कि 1 का फोर्स बताना है, यानी कि Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स, और इसको वेक्टर फॉर्म में समझें तो इसका एक पोजीशन वेक्टर आएगा जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसकी तरह ऐसे फोर्स लग रहा हो, ये इस तरह से फोर्स होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर। समझ आएगा नहीं? तो इस पे जो फोर्स हम निकालेंगे, ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोलेंगे, ये देखो कौन लगा रहा है, 1 किसके ऊपर लगा रहा है, 2 के ऊपर। ओके, ये फोर्स है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, फोर्स ऑन 2, सॉरी ये है 2 और ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दिस वेक्टर, तो इसको लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R के पोजीशन वेक्टर का
मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और यहां आर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है एक फोर्स का, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो इसको इस तरह से समझते हैं। अच्छा, अगर मान लो इसी को हम जस्ट ऐसे लिखें, यहां पर ये भी कह सकते हैं, और फोर्स किसके ऊपर लगा है, 1 के ऊपर, और कौन लगा रहा है, 2, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो सोचो ये पोजीशन वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का क्यूब, और यहां क्या लिख सकते हो, माइनस आर वेक्टर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। ये किसके ऊपर फोर्स है, 1 के ऊपर, तो पोजीशन वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, ये F12 1 के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2। ये बात अंडरस्टैंड हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म जरूरी इसलिए है क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चंस एक आध एग्जांपल से भी कराता हूं, जो थोड़ा समझना जरूरी था। और फोर्स किधर लगेगा, ये 2 तरीके होते हैं, कि एक चार्ज है, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम अपने दिमाग से सोचें, कैसे, कि भाई अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन लग रहा होगा, तो रिपल्शन की डायरेक्शन किधर होगी, ये। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उनका डायरेक्शन किस तरह से लग रहा होगा। बट कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनको थोड़ा एनालाइज करते हैं तो तुम्हें हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो जरा देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चंस के थ्रू। चलो, देखो, अगर हम बात करें कि मान लो 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक। अभी कूलम्ब्स में पॉइंट होने चाहिए या उनके बीच के डिस्टेंस, ये सब के बारे में डिस्कशन बहुत सारा हम लोगों ने ऑलरेडी किया, बट अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे समझते हैं कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, सपोज +3 कूलम का, ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, सपोज +2 कूलम का, और 3 कूलम जो चार्ज यहाँ पे है वो 2 पे कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है। ओके, लेकिन आपको इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी गई है, आपको बोला गया है कि ये पॉइंट है ए, और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं सपोज 2, 1, 3, और ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए आपको 4, 3, 5, सपोज मान लिया ये ऐसे दिया गया। अब बताओ कि 3 कूलम का चार्ज 2 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। चलो कैलकुलेट करो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ओके, जल्दी से कैलकुलेट करो, करके देखो ना, आ जाएगा। ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है ए। ओके, ए पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है, +3 कूलम का, इस पे कितना चार्ज रखा है बी पे, 2 कूलम का। तो 3 कूलम का चार्ज 2 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस नहीं दी गई है आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, यानी ये 3D में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए क्या करेंगे, सोचो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करो जल्दी से। देखो, चलो कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं इधर देखो, है ना, मैं समझा रहा हूं कैसे। देखो, यहां पे सबसे पहली चीज दिमाग लगाने की जो जरूरत है, यहां पे ज्यादा दिमाग ना लगाओ। एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करो, हमने 11th में थोड़ा फैक्टर पढ़ा था। कौन फोर्स लगा रहा है, 3 कूलम का, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। इसका मतलब फोर्स जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, ये। तो पहले तुम ये पोजीशन वेक्टर निकालो, आर, समझ आया, और आर निकालना मैंने सिखाया। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, 4 से 2 गया तो कितना बचा, 2 आई कैप, 4 से 2 गया, समझ आया कि नहीं यार, दिस माइनस दिस, पोजीशन वेक्टर, अंडरस्टैंड कर रहे हो। अच्छा, फिर 3 से 1 गया तो कितना बचा, 2, तो +2 जे कैप, और 5 से 3 गया तो कितना बचा, +2 के कैप। सिंपल मैंने दिया ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेशन में। ओके, तो बताओ, ये आई है, ये जे और ये के, तो दिस माइनस दिस, द पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, 3 डायमेंशन। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया था मैंने।
तो इसका मतलब 4 - 2 तो कितना बचा 2 और आई कैप 3 - 1 2 जे कैप 5 - 3 ये आ गया पोजीशन वेक्टर। आप सोचो फोर्स को लिखना है तो कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर किसके ऊपर फोर्स लगा है, इसके ऊपर, दिस इज इक्वल टू के 2 कूलम 3 कूलम और यहां क्या, यहां आर वेक्टर, अंडरस्टैंड करो, आर वेक्टर अभी हमने फॉर्मूला लिखा था और डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, क्यों वैल्यू पुट करो, देखो k × 2 × 3 और यहां वेक्टर, ये वेक्टर लिखा है तो क्या लिखोगे 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप किया गया और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, याद करो इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था, मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकाला था, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस इसका होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस इसका होल स्क्वायर यानी कि 4, तो कितना आ गया 4 4 4 12 है ना, तो 4 कितना आ जाएगा ये 8 12 दैट मींस 2√3, अंडरस्टैंड हुआ, 2√3 समझ में आ रहा है, 4 × 3 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, ओके। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग इस जगह पे, यहां लिखेंगे 2√3 का होल क्यूब, दिस इज द आंसर। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लोगे तो वो तुम अपने आप करोगे तो हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि यहां पे देखो एक चीज का फायदा क्या है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको थोड़ा समझना भी जरूरी होता है। यहां पे कुछ लोग डी निकालते हैं और डी निकाल के फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बात सही है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ लोग ऐसे करेंगे ना, भाई ये वेक्टर तो निकाल लिया, इसके बीच के डिस्टेंस आ गई, मैग्नीट्यूड ले लिया, डिस्टेंस आ गया, फिर फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में ही सब चीजों को जानना चाह रहा है तो ये चीज इस तरीके से लिखी जा सकती है, समझ आ गया होगा आई थिंक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपको बोला जाए, और भी समझना, ये एक एग्जाम्पल था और एक एग्जाम्पल समझो जहां पर थोड़ा दिमाग इस तरह का लगाना होता है कि आपको ये समझना होता है, जस्ट लाइक मान लो आपको ऐसे बोला जाए, ये सपोज इसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है मान लो क्यूब, ठीक है, और इसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस 3 क्यूब का, एक सेकंड में इसका है, ओके। तो इसके ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का, इसके ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है प्लस 3 क्यू का, और आपको यहां पे रख दिया गया प्लस क्यू का चार्ज, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये सी मान लिया, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स पूछा जा रहा है। तो देखो यहां वेक्टर फॉर्म लगाना अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, रिपल्सन का मतलब क्या हुआ, ये इसको रिपेल करेगा, तो अब ये थोड़ा दिमाग से सोचना है कि भाई अगर इसके ऊपर फोर्स पूछा जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, तो कहां आएगा यहाँ, तो क्या इस फोर्स को तुम क्या बोल सकते हो, दिस इज F1, ओके, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और यहां से अगर इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन, तो ये किधर लग रहा होगा इधर, तो अब मुझे बताओ ये F2 हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स F2 लग रहा है और एक फोर्स F1 लग रहा है, और इनके बीच का समय एंगल आपको गिवन होगा या आपको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल तो इसका हो गया होगा, लेट्स से इस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो बताओ इसके ऊपर रिजल्टेंट निकालने का सिंपल तरीका ये नहीं है कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहां से निकाल सकते हैं, ये बस समझ में आ रही। तो जब एक ही प्लेन में सारे चार्जेस रखे हो तो थोड़ा दिमाग यूज करके कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, या नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा, और उसका रिजल्टेंट फोर्सेस से निकाला जाएगा। बट अगर 3D में दिया हो तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालो और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। याद रखना है, याद रखो, एक बहुत अच्छी चीज मैंने तुम्हें बताई थी उस समय भी, कि अगर वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हो फॉर्मूले को, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जेस को किसके साथ में पुट करना, साइन के साथ में। अब यहां पे चूंकि हमारे दोनों पॉजिटिव थे इसलिए हमने पॉजिटिव के फॉर्मेट में पुट कर दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसमें थोड़ा सा और आगे जाते हैं और थोड़ा और समझते हैं। इतना सब समझ आ रहा होगा यार, इससे तुमने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, बस तुम्हें एक थोड़ा रिवीजन है जो करा रहा हूं उसमें, बाकी तो इतना ये होगा। अब देखो थोड़ी मैकेनिक्स यूज करते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो, जैसे क्वेश्चंस कैसे नीट जेईई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
और चूंकि क्वेश्चंस में उनमें कैलकुलेशंस भी 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होता है, कम कैलकुलेशंस होता है, मतलब बहुत बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। 3-4 क्वेश्चन बहुत बड़े कैलकुलेशंस वाले आएंगे, बट होता ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कैलकुलेशन 2-3-4 लाइन से ज्यादा होता नहीं। तो आप थोड़ा ये समझो कि जैसे छोटे से क्वेश्चंस कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक दे रहा हूं, तुम करके दिखाना, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, करना। मैकेनिक्स का छोटा सा यूज करते हैं। मान लो आपसे ये कहा गया कि यहाँ पे एक चार्ज है +2 कूलम का, ओके, और यहां से कुछ दूरी पे एक चार्ज है, सपोज मान लो 3 कूलम का चार्ज है। इसका मास आपको दे दिया गया, दिस इज लाइक 3 kg, और इसका मास दे दिया गया आपको m = 2 kg। ठीक है, ओके, ध्यान समझना। अब पूछा ये गया कि जिस समय एक ऐसा टाइम आया इस 2 कूलम वाले चार्ज की या 2 kg वाले मास की, इसकी स्पीड, इसकी 2 kg वाले की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 10 मीटर पर। जिस समय इस 2 kg वाले मास की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। उस समय आपको बताना है 3 kg वाले की स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो, मैकेनिक्स इन्वॉल्व करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है, और बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मैकेनिक्स का वो करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही ये सब चीजें पढ़ चुके होते हैं, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसका, और वो होता भी है। तो 2 kg की स्पीड जिस टाइम पे 10 मीटर पर सेकेंड होगी, उसी टाइम पे 3 kg वाले की स्पीड कितनी होगी। अब याद करो हो क्या रहा होगा, जरा समझना। इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इसको मैं F बोल रहा हूं, ठीक है, ये कूलम फोर्स है। उतना ही फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा होगा, तो सोचो नेट फोर्स इस सिस्टम के ऊपर क्या है? 0। तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? यस, कंजर्व रहेगा। तो सोचो इसका कितना मास है? 2 × 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका कितना है? 3 × v। सिंपल लॉजिक, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। इसका इनिशियल, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करोगे तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था? 0। ये बात अंडरस्टैंड हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा, अब इसका जितना ये इधर जाएगा, जितना मोमेंटम इसका होगा, उतना मोमेंटम इधर होगा। सीधे सीधे वैल्यू आ गई। तो v = कितना आ गया? 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिक्स लगाई, ये चीजें लगाई, और आ गया, क्योंकि इस पे ये चीज हमेशा एडजस्ट करेगी। ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसे समझना। अच्छा, और एक चीज ऐसे समझ सकते हो कि कूलम्स में थोड़ा सा एक चीज और बोली थी, तुम चाहो तो उसको थोड़ा और समझ लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान बात है। ये एग्जांपल समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब उसने एक चीज कहा था कि ये जो, थोड़ा इस बात को ध्यान देना, ये जरूरी पार्ट है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इवन दैट नीट और JEE में किसी में भी पूछा जा सकता है। एक छोटी चीज हमने पहले भी शुरुआत में ही बोली थी कि मास जो है होता है, या ऐसे कह सकते हो कि चार्ज विदाउट मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा, किसके साथ एग्जिस्ट करेगा? मैटर के साथ। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि ये आगे तुम्हें डील कराऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, बट अभी यहाँ थोड़ा समझ सकते हो कि m = एक फॉर्मूला होता है m0 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिखा जाता है √1 - v²/c²। पहले समझ लो, ये फॉर्मूला कहीं देखा है तुमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले समझो इसको, पहले आई थिंक पढ़ा होगा। ये जो चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। ये रेस्ट मास है। c जो है वो लाइट की स्पीड है, सही है, लाइट की स्पीड। v जो है इस रेस्ट मास की वेलोसिटी है। तो ये इसका मास डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ये मूविंग मास है। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि सर हमने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं, क्योंकि हमको तो आपने हमेशा यही पढ़ा है कि भाई एक मास है, मान लो सपोज 10 kg का मास है, और इसकी स्पीड सपोज v = कुछ 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये तो कभी चेंज नहीं होती थी। ये मास की स्पीड इतनी जा रही थी, ये 10 kg तो कभी 8 kg में नहीं हो गया, या 12 kg में तो नहीं कन्वर्ट हो गया।
ये तो हमेशा यही रहा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ में जो चीजें हम डील कर रहे हैं, ये वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखो, यहाँ इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि अगर हम इस मास को, ये जो 10 kg वाला मास था, अगर इसको लाइट की स्पीड से या कंप्रेसिबल टू लाइट की स्पीड से अगर इसको हम मूव कराएं तो इसका मास चेंज होगा। बात समझ कैसे? देखो अब अगर सोचो ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, समझना जरा, और नीचे क्या है लाइट की स्पीड, तो सोचो ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो सोचो ये क्या होगा 1, यानी उस समय मास चेंज नहीं होगा। तो हमारे आसपास रियल लाइफ में जितने भी व्हीकल या जो भी जो मासेस मूव करते हैं उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होती, इसलिए वहां पे मास चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम यही सब बातें करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बात करें, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, साइक्लोट्रॉन वगैरह ये सब अभी पढ़ेंगे आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो हम लोग, तो उसमें ये सब मैटर करेगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लाइक उसकी स्पीड नियर अबाउट टू लाइट की स्पीड अगर है या उसके कंप्रेसिबल है तो हमें उसका मास चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही? तो एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लेना कहीं पे, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं सिंपल से, कि क्या मास स्पीड पे डिपेंड करता है? यस, मास स्पीड पे डिपेंडेंट है। हाँ, अब ये बात मत बोलना कि भाई हाँ रियल लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में उतनी स्पीड भी नहीं होती है, तो हमारे आसपास कभी ऐसा नहीं होता है। बट अगर कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो लाइट की स्पीड के नियर अबाउट पहुंच पाते हैं तो उनका मास चेंज होता है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये थोड़ी बातें ध्यान रखने वाली चीजें और जरूरी भी है तुम्हारे लिए। ओके, हाँ, अब एक और चीज आगे आएगी जो तुम्हें मैं यहीं पे बता देता हूं, उसमें तुम्हें कई बार समझना होगा। एक होता है हमारा Q/M का रेशियो होता है, ये डिफाइन किया जाता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें आएंगी, काफी बार यूज किएंगे। यहाँ पे जो ये चार्ज है ना, ये कभी स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड बट मास डिपेंड करता है। तो ये रेशियो तो चेंज होगा ना, तो ये रेशियो जहां जहां भी यूज करना होगा उस जगह पे हम इसकी वैल्यूज को वो देखेंगे कि कितना हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं तो उसका मास कैसे चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आ रही? तो ये एक रेशियो डिफाइन किया गया। इस रेशियो में तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि ये रेशियो में ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करता है स्पीड पे, जो हमारी पार्टिकल की स्पीड है, और ये डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके, यू अंडरस्टैंड?